क्या आप जानते हैं कि होंडा कंपनी हर मिनट में लगभग 2 करोड़ रुपए कमाती है। आज यह कंपनी सिर्फ कार और बाइक ही नहीं बल्कि प्राइवेट जेट और रोबोट्स तक बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अद्भुत सफलता की शुरुआत एक गरीब लड़के से हुई थी, जिसके पास बचपन में साइकिल तक नहीं थी। आने वाले वक्त में इसका नाम हमें हर छोटी बड़ी गाड़ियों पर देखने को मिलेगा। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोचाइरो होंडा का जन्म साल 1906 में जापान के माउंट फूजी के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता लोहार थे और पार्ट टाइम साइकिल रिपेयर का काम भी करते थे और उनकी मां सिलाई करती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके 5 भाई बहन का उचित इलाज ना होने के कारण बचपन में ही निधन हो गया। होंडा के माँ बाप को होंडा से काफी उम्मीदें थी। बचपन में सोचाइरो अपने दादा के साथ चावल मिल में जाया करते थे, जहां उनको पहली बार पेट्रोल इंजन देखा। उस समय यह बहुत दुर्लभ था। मोटर की आवाज और पेट्रोल की गंध, यह सब उन्हें इतना अच्छा लग रहा था कि उन्होंने वही तय कर लिया कि मशीन ही मेरे जीवन का रास्ता बनेगा। फिर आया वो खास पल जब 11 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार एक कार देखी। होंडा इतने आकर्षित हुए कि कार का पीछा करने लगे। जब कार रुकी तो नीचे गिरा पेट्रोल होंडा ने अपने हाथों पर मल लिया और मन में ही ठान लिया कि एक दिन वह खुद अपनी कार बनाएंगे। हालांकि होंडा को पढ़ाई लिखाई से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जब वो 16 साल के थे तब न्यूज़पेपर में देखा कि टोक्यो की एक ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पर टेक्नीशियन की जरूरत थी। होंडा ने कंपनी को एक लेटर लिखा और वहां से पॉजिटिव रिप्लाई मिला और होंडा ने अपने घर और स्कूल को छोड़कर टोक्यो जाने का फैसला किया। लेकिन जब वो टोक्यो पहुंचे तो कंपनी के मालिक ने उसे सफाई का काम देने लगा और बच्चे की देखभाल भी। होंडा को शर्म आ रहा था क्योंकि अपने घर वो नहीं जाना चाहते थे। अगले कई महीने तक वह छोटे मोटे काम करते रहे। कुछ समय बाद ही साल 1923 का द ग्रेट कांटो भूकंप होंडा की जिंदगी बदलने वाला था। भूकंप के बाद अधिकांश मैकेनिक अपने गांव लौट गए और गैराज में सिर्फ सोचाइरो ही बचे हुए थे और कंपनी के मालिक ने वर्कशॉप के काम में शामिल कर लिया। यही वो मौका था जब होंडा ने जल्द ही गाड़ियों और उनके पार्ट्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया। जब उन्होंने अपनी स्किल दिखाई तो सभी लोग हैरान रह गए। इस दौरान आर्ट सोकाई वर्कशॉप में 2 कारें बनाई, जिनमें पहली गाड़ी आर्ट डेमलर और दूसरी थी कर्टिस। ये दोनों गाड़ियां यूज्ड इंजन का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। साल 1928 में उसके मालिक ने अपनी एक ब्रांच खोलने का फैसला किया। यह ब्रांच हमामात्सु शहर में होनी थी, जिसे चलाने की जिम्मेदारी मालिक ने होंडा को देकर वहां भेज दिया। उस समय होंडा 22 साल के थे। होंडा आर्ट सोकाई वर्कशॉप की नई ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था, लेकिन सिर्फ 2 ही सालों में 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। होंडा अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर बन चुके थे। कुछ समय बीतने के बाद अपने मालिक के लिए होंडा ने एक कार डिजाइन की। यह गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल सकती थी और पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दी थी। यह रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का सबसे तेज रिकॉर्ड बना रहा। होंडा अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। साल 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा के एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसका बायां हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और कंधा डिसलोकेट हो गया। होंडा को लगने लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अब वह ना ही मैकेनिक और ना ही रेसिंग में हिस्सा ले सकते थे। कई महीनों के बाद जब दोबारा ठीक हुए तो उसने अपने मालिक से रिक्वेस्ट की कि मैं रिपेयरिंग नहीं कर सकता, बल्कि होंडा ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग से कंपनी शुरू करें। लेकिन उसके मालिक ने होंडा का यह आइडिया तुरंत रिजेक्ट कर दिया। उन्हें पहले से ही अच्छा मुनाफा हो रहा था और वह नया जोखिम नहीं लेना चाहते थे। तब होंडा ने यह फैसला किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी अकेले ही खोलूंगा। साल 1936 में 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर
टोकाई से एक हैवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त सोचिरो कांतो उसका प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो उन्होंने खोल ली थी, लेकिन होंडा के पास इसके चलाने के लिए कोई निवेश नहीं था। वह दिन में अपने मालिक के लिए काम करता था और रात में अपनी नई कंपनी के लिए इंजन का पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीने तक इसी रूटीन का पालन करता रहा, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। उल्टा लगातार शिफ्ट करने के कारण वह कमजोर हो गया था। तभी उन्होंने मेटालॉजी में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। साल 1939 में 3 साल की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार एक पिस्टन बनाने में सफल हो गए। अब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरा समय पिस्टन बनाने का फैसला किया और इसमें सफल भी हो गए। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनके बनाए हुए पिस्टन में अभी कई कमियां हैं। जब उन्होंने टोयोटा की कंपनी में अपना पिस्टन ऑफर किए तो 50 में से 47 डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया। यह खबर सुनकर होंडा को बहुत निराशा हुई और फिर होंडा ने कई कंपनियों और फैक्ट्रियों में जाकर उनकी प्रक्रियाओं को समझना शुरू किए। कई सालों तक मार्केट को समझने के बाद होंडा ने एक बार फिर पिस्टन बनाया। इस बार उसके पिस्टन सभी कंपनियों की क्वालिटी पास कर लिया और उन्हें तुरंत ऑर्डर मिलना शुरू हो गए और एक बार फिर होंडा को अपने सपने पूरे होते हुए दिखने लगा। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उनकी कंपनी ने 2000 वर्कर्स को हायर कर लिया, लेकिन होंडा की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। साल 1941 में जापान वर्ल्ड वार 2 में कूद पड़ा और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें होंडा की कंपनी भी शामिल थी। और हालात तब खराब हो गए जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में भेजा गया। होंडा ने अगले 3 सालों तक बेहद मुश्किल हालातों में गुजारे और साल 1944 में एक वाकया हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एक एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पर आ गिरा। पूरे देश के हालात बिगड़ते जा रहे थे और जापान जंग हारता हुआ नजर आ रहा था। साल 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स ने जापान की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। इस वाकये के बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो चुके थे। उसने अपनी बची कुची कंपनी को टोयोटा को 450,000 येन में बेच दी और फिर से बेरोजगार हो गए। ये हालात होंडा के साथ ही नहीं बल्कि पूरे जापान की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी। खाने पीने की भी कमी थी और महंगाई सबकी कमर तोड़ रखी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिलना मुश्किल था क्योंकि जापान में पेट्रोल भी दुर्लभ हो चुका था। इसी दौरान होंडा ने जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला जिससे वह वायरलेस रेडियो चलाते थे। अपनी आदत से मजबूर होकर होंडा को एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस इंजन को साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट की समस्या को हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट भी सस्ती पड़ेगी और आसान भी हो जाएगी। जब उन्होंने यही इंजन साइकिल पर लगाकर देखा तो यह आइडिया सबको पसंद आया और धीरे धीरे होंडा को ऑर्डर्स मिलने लगे। लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा थे कि होंडा ने खुद का एक नया इंजन डिजाइन कर लिया। जब किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया, लेकिन होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि बड़े पैमाने पर साइकिल्स बना सके। लिहाजा उन्होंने 18,000 दुकानदारों के पास एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पर इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया और एडवांस में पैसे भी भेज दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई मार्केट की डिमांड को पूरी तरह से पूरा करती थी। यह बाइक सुपर कॉप्स के नाम से लॉन्च की गई थी, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। यह मॉडल इतना कामयाब हुआ कि साल 1958 में इसने अमेरिका की ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन की सेल को पीछा छोड़ दिया। क्योंकि होंडा को रेसिंग का बहुत शौक था, उन्होंने बेहतर बाइक बनाने का फैसला किया। चंद ही सालों में होंडा की पहली बेहतरीन बाइक लॉन्च की गई, जिसने साल 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन का पहला स्थान हासिल किया। इस रेस में होंडा का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और 1968 तक उन्होंने 1 करोड़ यूनिट बेच डाले थे। अपने जिंदगी के 62 साल गुजरने के बाद आखिरकार सुचारू होंडा को कामयाबी मिल गई थी, लेकिन जो ख्वाब बचपन में उन्होंने देखा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था
अब होंडा कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहते थे। कई लोगों ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। उस वक्त जापान में पहले से ही टोयोटा और निसान जैसी कंपनियां अपना बिजनेस जमा चुकी थी और वहां मार्केट में अपनी नई जगह बनाना काफी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप T36 लॉन्च की थी, जो कि फेल हो गया। उसके बाद उसने कई नई कार S500 लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट ही बिकी थी। कई सालों की मेहनत और दर्जनों डिजाइन रिजेक्ट होने के बाद आखिरकार 1972 में होंडा की सिविक लॉन्च की गई। यह वह कार है जिसके नए मॉडल आज भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। होंडा मोटर्स जापान की तीसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 10 सालों में ही यह पूरी दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई। आज होंडा का नाम कार्स, मोटरसाइकिल, प्लेन, इंजन और दर्जनों पावरफुल टूल्स देखे जा सकते हैं। सिविक लॉन्च होने के बाद अगले ही साल 1973 में सोचायरो ने अपने कंपनी से रिटायरमेंट ले ली। साल 1991 को अपनी जिंदगी का यह सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उनकी कहानी हमें यह बताती है कि हर असफलता हमें कुछ सिखाती है और आगे बढ़ने का हौसला देती है। आज होंडा सिर्फ एक नाम ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और इनोवेशन का प्रतीक है। एक छोटे से गांव से शुरू हुई यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे सपनों में जान है तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।